Hello friends, welcome to Daily Prayers Practice. Here we will discuss some of the important MCQs regarding the prelims. Okay, and these MCQs will be based on the current affairs. तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी पॉलीग्राफ टेस्ट. तो आपको पता है देयर इज अ टेस्ट नोन एज दी पॉलीग्राफ टेस्ट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ दी एग्जैक्ट राइट ट्रूथ. ठीक है, यानी कि सच का पता लगाते हैं. इट इज़ जस्ट लाइक द लाई डिटेक्टर टेस्ट. Okay, now the first statement is rather than injecting the drug into the body, polygraph test measures the pulse rate, respirations, change in the sweat gland activity, and the blood flow of the accused. Okay, now this statement is correct. The next statement is the Supreme Court has held that no lie detector test should be administered except on the basis of the consent of the accused. This is also correct. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक कोई भी जो अक्यूज़ड है उसकी कंसेंट नहीं मिल जाती, नो वन कैन परफॉर्म द लाई डिटेक्टर टेस्ट ऑन हिम. Third statement is the National Human Rights Commission has provided the guidelines for the administration of the polygraph test on the accused. Now this third statement is also correct. तो यहाँ पर देखेंगे कि all the statements, हमारे सारे statements क्या हैं, correct है. So all the three statements are correct. Now you should know one thing. यहाँ पर जैसे ये बताया गया है कि जब तक उस एक्यूज की परमिशन नहीं मिलेगी तब तक लाई डिटेक्टर टेस्ट को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो ये किस केस में कहा गया था? इट वाज सेड इन दी सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका टेस्ट में. कर्नाटका केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ था कि अनटिल जब तक जो एक्यूज्ड है, ठीक है, जो भी एक्यूज्ड है यानी कि जिस पे आरोप लगा है उसकी परमिशन नहीं मिल जाती है, टिल देन हम क्या कर देंगे, हम उस लाई डिटेक्टर को उस इंसान पर परफॉर्म नहीं कर सकते. ठीक है, तो यहाँ से जो सारे स्टेटमेंट हो जाएंगे वो करेक्ट हो जाएंगे. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग दी टैम्पून टैक्स. नो व्हाट इज द टैम्पून टैक्स? ओके, तो टैम्पून बेसिकली क्या होता है कि जस्ट लाइक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होता है विमेंस में, ठीक है, तो उसमें उस टाइम पर वो कई सारे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे वे पैड को यूज़ करते हैं, मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ करते हैं. इन द सेम वे एक प्रोडक्ट है दैट इज़ द टैम्पून, उसको भी वो लोग यूज़ करते हैं. तो बेसिकली ये है क्या, उस पर जो टैक्स लग रहा था दैट इज़ दी टैम्पून टैक्स. ठीक है, तो ये क्या है, इट इज़ अ मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट. तो आपको पता होना चाहिए. और आपको यहाँ से ये भी पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे जो प्रोडक्ट हैं जिन पे जो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट है उन पे क्या लगता था, वैट लगता था. तो इसको रिड्यूस किया जा रहा है. और आपको ये पता होना चाहिए जो केनिया है, ठीक है, सो केनिया वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने क्या किया था, जो भी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट हैं उन पे जो वैट है उसको स्क्रैप कर दिया था. ओके, सो ऑल द वैट ऑन द मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट हैज स्क्रैप्ड बाय द केनिया. सो केनिया क्या थी, केनिया वॉज द फर्स्ट कंट्री. इन 2004 में केनिया ने ये स्टेप उठाया था. तो ये चीज़ पता होना चाहिए, टैम्पून टैक्स इज रिलेटेड टू द मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, the statement is the CPU, that is the central processing unit, and GPU, that is the graphic processing unit, performs the multiple operations simultaneously using the parallel processing technique. तो ये सही है कि जो CPU है और जो GPU है, that is the graphic processing unit, ये multiple operation perform करते हैं और ये parallelly काम करते हैं. ठीक है, ये कैसे काम करते हैं, ये parallelly काम करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज बात की जाए द फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, that is the flop is commonly used metric to measure the computational performance of the field of the high performance computing artificial intelligence. बिल्कुल सही है कि अगर आपको किसी भी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मेजर करना है, सो इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस. ओके, तो इसको इन टर्म में मेजर करते हैं कि कितना जो परफॉर्मेंस है कंप्यूटर का, ओके, इन दी फील्ड ऑफ द AI. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. बट हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन इज़ नॉट दी ओनली क्राइटेरिया, ठीक है, जो इसको जज करे. इसके अलावा और भी कई सारे क्राइटेरिया हैं, जैसे कंप्यूटर सिस्टम की बेसिकली अगर बात किया जाए कि उसकी जो मेमोरी की बैंडविड्थ कितनी है, ठीक है, लेटेंसी कितनी है. तो ये और कई सारे क्राइटेरिया हैं जो उसकी स्पीड को, उसकी परफॉर्मेंस को बताते हैं अपार्ट फ्रॉम दी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन. तो ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज दी मेमोरी बैंडविड्थ एंड द लेटेंसी आर्किटेक्चरल फीचर्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन दी कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस. बिल्कुल सही, जैसे मैंने बताया अभी कि अपार्ट फ्रॉम दी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन जो मेमोरी बैंडविड्थ है और लेटेंसी है, इट प्लेज अ चीफ रोल और
इन द चीफ रोल इन द कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस। ठीक है, सो फ्रॉम हेयर ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तीनों स्टेटमेंट क्या हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, सो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस दी गई हैं और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ठीक है, इसमें से पार्ट हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, सो द क्वेश्चन इज कि इनमें से, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा छपा नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइज्ड एजेंसी है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की कौन कौन सी क्या है, स्पेशल एजेंसीज हैं, तो उसके बारे में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, स्पेशलाइज्ड। ठीक है, कौन कौन सी जो एजेंसीज हैं वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं यूनाइटेड नेशंस की। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट लिखा हुआ है द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यस इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यस दिस इज इट। IMF भी स्पेशलाइज एजेंसी है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी की सारी जो एजेंसीज़ हैं वो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं। तो यहाँ से जो स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा वो ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, सारी की सारी जो है वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं। अगर और UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी के बारे में बात किया जाए, जैसे और कौन कौन सी एजेंसी, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ICAO, that is the International Civil Aviation Organizations. Next is the IFAD, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन environment scientific and cultural organizations, and UNIDO that is the United Nation Industrial Development। ठीक है, और कौन कौन सी हैं, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन that is the WTO, यूनाइटेड यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, WHO भी क्या है, उसकी स्पेशलाइज एजेंसी है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ओके, एंड IBRD, ठीक है, जो कि वर्ल्ड बैंक का ग्रुप ही है। IDA, ओके, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, एंड IFC दैट इज द इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो ये जो सारे हैं ये तो वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है। तो ये जो कहीं ना कहीं जो सारे हैं, दीज ऑल आर दी स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ओके, नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी मिजल्स। तो मिजल्स ये एक बीमारी है, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज़ हाईली कंटेजियस बैक्टीरियल डिजीज विच अफेक्ट्स द मोस्टली चिल्ड्रेन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, तो देखो यहाँ पर अगर बात की जाए कि पहला जो स्टेटमेंट है, इट इज़ हाईली कंटेजियस बैक्टीरियल डिजीज, तो जो मिजल्स है इट इज़ नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज, इट इज़ अ वायरल डिजीज। ठीक है, ये कैसी डिजीज है, इट इज़ अ वायरल डिजीज, कंटेजियस वायरल डिजीज। ओके, और इसी को ही क्या कहते हैं हम लोग, खसरा। आपने सुना होगा खसरा, किसी को खसरा हो गया तो खसरा इज द मिजल्स ओनली। नेक्स्ट इज मिजल्स स्प्रेड बाई द कफिंग, स्नीजिंग एंड क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड नेजल और द थ्रोट सिक्रीशन। मैंने बताया बिकॉज इट इज़ अ वायरल डिजीज, सो वायरल डिजीज है, सो इट विल डेफिनेटली स्प्रेड टू द कफिंग एंड स्नीजिंग, सो दिस सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। And the third is there is no specific treatment for the measles, but there is a vaccine to stay protected from the disease. This is also the correct option. There is no specific treatment for the measles, but we have the vaccine for it. Okay, so statement 2 and 3 are correct. यहाँ पूछा है कि how many statements are correct? So only 2 statements are correct, क्योंकि जो first है वो हमारा क्या है, incorrect, because it is a contagious viral disease, but in the first statement it is stated that it is a bacterial disease. Okay, now अच्छा नीचे आ गया, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट इज बात करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है द लॉस एंड डैमेज फंड was established at 27th Conference of Parties of the UNFCCC Summit that proposed the assisted developing countries that are the vulnerable and adverse effect of the climate change. This statement is correct. COP27 हुआ था, ठीक है, COP27 हुआ था शर्म अल शेख इजिप्ट में,
ठीक है, और वहाँ पर स्टैब्लिश क्या किया गया था, लॉस एंड डैमेज फंड। नाउ व्हाट इज द लॉस एंड डैमेज फंड? यू नो दैट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज जो भी आइलैंड कंट्री है, छोटी कंट्री है, दे आर वेरी मच वल्नरेबल टू द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट। ठीक है, वो उनकी जो कंट्री है वो डूब सकती है, और उनका जो लैंड है, जैसे मैंने बताया था कि इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, सो दे आर शिफ्टिंग द कैपिटल टू दी अनदर बेस। ओके, सो बेसिकली इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो उसके लिए लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया था फॉर द डेवलपिंग कंट्री, और यू कैन कॉल द global south. Next is taking urgent actions to reduce the degradation of the natural habitat and halt to the loss of the biodiversity is one of the sustainable development goals. This is also correct कि जो भी अर्जेंट एक्शन रिड्यूस किया, मतलब बेसिकली क्या है कि लैंड डिग्रेडेशन और बायोवर्सिटी लॉस को रोकने के लिए क्या किया गया था कि अर्जेंट एक्शन लिया गया हुआ था अंडर दी SDG गोल। ठीक है, SDG गोल, और वो भी कौन सा SDG गोल था? इट वॉज द 15.5। तो उसके अंतर्गत क्या लिया था कि जो भी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है उसको क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। द थर्ड स्टेटमेंट इज दैट द ग्रीन क्लाइमेट फंड established with the framework of the UNFCCC to assist the developing countries in the adaptation and the mitigation practice to counter the climate change. This is also correct कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या है कि वो अडेप्टेशन और मिटिगेशन पर ध्यान दे सकें। नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन? अडेप्टेशन का मतलब होता है कि देयर इज़ अ क्लाइमेट चेंज हैपनिंग, ओके, द क्लाइमेट change is going on and you are trying to adapt yourself with that particular changes जो भी हो रहे हैं, तो you are adapting. Now what is the meaning of mitigation? Mitigation means to reduce the climate change or reduce the devastating effect of the climate change. Now जो भी developing countries है, they are not in the position to mitigate the climate, to mitigate the climate change, but they could adapt themselves basically. Now how can they are able to do this thing? With the help of the green climate fund. So green climate fund क्या है? Green climate fund, it is established under the UNFCCC to assist the developing countries to adapt and mitigate the practice to counter the climate change. Okay, so from here what is the answer? What is the correct answer? तो correct क्या है? तीनों option correct है. So from here all the three statements are correct. Okay, now moving forward, consider the following statement regarding the Singol. Now this is interesting. Singol आपको पता है that under the सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, अंडर दी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हमारी जो न्यू पार्लियामेंट है, ठीक है, न्यू पार्लियामेंट जो है वो उसका इनॉग्रेशन किया गया है। ओके, नाउ बेसिकली द इनॉग्रेशन ऑफ दिस न्यू पार्लियामेंट इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ दैट वी हैव केम आउट फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ द स्लेवरी और बॉन्डेज ऑफ द फ्री बॉन्डेज ऑफ जो भी बॉन्डेज था ब्रिटिशर्स का, उस बॉन्डेज से हम बाहर निकला है। बिकॉज द पार्लियामेंट दैट वी आर टिल नाउ वी आर यूजिंग वॉज द ओल्ड पार्लियामेंट एंड इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। ठीक है, सो हमने जो स्लेवरी की जितनी भी चीज़ें थी उनको ख़त्म कर दिया। नाउ वी हैव जस्ट मेड आवर ओन पार्लियामेंट। इवन द इंडियन the India made the parliament of the very countries, just like the India has made the parliament of the Afghanistan also. ठीक है, अफगानिस्तान में कई सारी इन्वेस्टमेंट हमने किए हैं और द पार्लियामेंट इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, तो अभी क्या है कि जो पार्लियामेंट में क्या है, पार्लियामेंट को नई पार्लियामेंट जो बनाया गया तो उसमें सेंगोल को स्थापित किया गया है। ठीक है, सेंगोल क्या होता है? बेसिकली इट इज़ अ स्टिक टाइप ऑफ थिंग, ऐसी कोई स्टिक है, ठीक है, और ऊपर उसमें क्या बना है? नंदी बने हैं, ठीक है, नंदी महाराज। ओके, नाउ बेसिकली ये क्या है? चोल साम्राज्य में, चोला जो एम्पायर था, जब भी एक राजा, ठीक है, दूसरे राजा को पावर ट्रांसफ़र करता था, सो वो क्या करता था? ये जो स्टिक है, इसको हम लोग सेंगोल कह रहे हैं, इसको वो देता था एक राजा दूसरे राजा को। सो दिस ट्रांसफर ऑफ द पावर इज सिम्बलाइज्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ दिस सेंगोल। सो इन द सेम वे, जब जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको जब पावर ऑफ ट्रांसफ़र दिया गया जा रहा था बाय द लास्ट गवर्नर जनरल, दैट इज़ द माउंटबेटन। तो ये क्या किया हुआ था कि जो माउंटबेटन ने सेंगोल को दिया हुआ था, किसको? जवाहरलाल नेहरू को, टू शो टू मार्क द
the transfer of the power. And this practice of transferring the Sengol from one king to other king, or to show the transfer of the power, this is a practice which is performed during the era of the Chola Empire. ठीक है, so this is the whole story regarding the Sengol. अब क्वेश्चन पे आते हैं. The Sengol is a historical symbol of the independence that signifying the transfer of the power. Yes, this is true, I told you. Next is the script is the 5 feet in the length and has Nandi on the top. Yes, this is correct. I told you that there's a Nandi on the top. The third statement is it was used for the first time during the rule of the Satavahanas. Now this is correct. This is incorrect because I told you the Chola. This practice is performed during the era of the Chola in the South India. ठीक है. So from here, how many pairs are correct? Only 2 pairs are correct because the third statement is incorrect. So B will be the answer. Now moving forward, क्वेश्चन नंबर C, थर्ड. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी नार्को एनालिटिक टेस्ट. अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा? ऊपर पढ़ा दी पॉलीग्राफ टेस्ट. नाउ वी केम अप विद द नार्को टेस्ट. ओके, नाउ अब नार्को टेस्ट के बारे में बात किया जाए. सो द नार्को इन द नार्को एनालिसिस टेस्ट द ड्रग कॉल्ड द सोडियम पेंटोथल is injected in the body of the accused. Yeah, this is correct. Now in the polygraph test we are not inserting anything inside the body of the accused or the body of the person on which we are performing the test, but in the narco test we are injecting a compound named the sodium pentothal. Okay, so the first statement is the correct one. The second statement is during the test the person enters into a hypnotic or the sedated state in which their imagination is neutralized. Now this statement is also correct because when the moment you insert this component, the sodium pentothal, the person entered in a sedative state. तो उसका जो mind होता है, its conscious mind is temporarily off हो जाता है वो basically. ठीक है, and subconscious mind begin to perform the function. So now whatever you will ask, he will not be in a position to speak a lie, to tell a lie. Okay, he will only state the truth what has happened there at that particular moment जिस बारे में आप बात कर रहे हैं. Third statement is the procedure is similar to the polygraph test which is also called the lie detector test. Now this is incorrect because I told you in polygraph test में क्या कर रहे हैं? We are not inserting anything in the body of the person or in the body of the accused, but here we are inserting the sodium pentothal. So that's why this third statement is incorrect. Okay, so from here the first and 2 means 2 pairs are correct, so the B will be the answer. Okay, now moving forward, question number 4. Consider the following statement regarding the prehistoric dancing sculpture. Now dancing figure was discovered in the Mohenjo-daro after the India independence. Now this statement is incorrect because even though the dancing figure is discovered in the Mohenjo-daro, but it is not after the India's independence. Okay, because the dancing figure is discovered in the 1926, so it is before independence. The first statement is incorrect, although it is discovered in the Mohenjo-daro and Harappa. Okay, so these are the 2 sites from where we have discovered the dancing figure, but it is discovered before independence in the year of the 1926. Okay, and today this sculpture is, that is the dancing figure जो है, it is placed in the National Museum of India, which is in the Delhi. The second statement is the sculpture was made in the lost wax casting method. Now this statement is correct. Okay, जो ये sculpture है, it is made up of the lost wax casting method. ठीक है, and this is made of the terracotta. Terracotta is a type of a metal. ठीक है, so basically इसको जो बनाया गया था, it was made with the blend of the metal. तो मेटल जो था, मेटल की क्या की गई थी? ब्लेंडिंग की गई थी. Now with the blending of the metal they have made the dancing girl figure. The third statement, even though the Mohenjo-daro and Harappa became the part of the Pakistan territory after the partition, the dancing girl remains in India as the part of the agreement. This is correct. कि the Mohenjo-daro and the Harappa was the part of the Pakistan after the independence, even though the dancing girl remained the part of the India via an agreement. Okay, so this is correct. So from here, how many pairs are correct?
the first is incorrect, so we have left with the 2 pair, so the B will be the correct option. Now, moving forward, consider the following statement regarding the parliamentary committee in India. Okay, parliamentary committee in India. Now, joint parliamentary committee, that is the JPC, and selected committees are usually chaired by the ruling party MP and are disbanded after they have submitted their report. Okay, now this statement is correct. तो जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती हैं और जो सिलेक्टेड कमेटी होती हैं, इट इज़ चेयर्ड बाय द रूलिंग पार्टी एमपी. ओके, सो whoever is the MP of the ruling party, he chaired the joint parliamentary committee, that is the JPC, and after submitting the report they disbanded. Okay, so their whole purpose is just to make the report, and after that they are disbanded. The next statement is they are equal number of the departmental related standing committee of the Lok Sabha and the Rajya Sabha and are headed by the members of the respective houses. Now this is incorrect because the number of the departmental relating standing committee is not equal to that of the Lok Sabha and the Rajya Sabha. There are total 24 department related standing committees. Out of these, 16 are from the Lok Sabha and the 8 from the Rajya Sabha. Now you can just have a brief from here. Department Related Standing Committee, basically it is mentioned in the Rules Committee of the Lok Sabha in the year of 1923. Composition क्या होता है? The first I told you that there are total 24 department related standing committee. Okay, and 8 works under the Rajya Sabha and 16 work under the Lok Sabha. This you should know from here. And each committee has 31 member, 21 from the Lok Sabha and 10 from the Rajya Sabha. Now, you should know this thing properly here that the members nominated by the respective presiding officers. जो भी members होंगे nominated by the respective presiding officers, and the ministers are not eligible to be nominated as the member of any of the standing committee. Now this is very important point कि कोई भी minister, any minister cannot be the member of the standing committee. Okay. And what is the term of the standing committee? The standing committee term is the 1 year from the date of its constitution. So now you know everything about the departmental related standing committee. 24 department related standing committee हैं, 16 are from the Lok Sabha, 8 from the Rajya Sabha, and each committee has the 31 member, 21 from the Lok Sabha and the 10 from the Rajya Sabha. Tenure is 1 year. Okay, and the minister cannot be the member of the department related standing committee. Okay, now, so the first statement is correct and second statement is incorrect because what is written here कि equal number नहीं होता because we know कि basically 16 from the Lok Sabha and 8 from the Rajya Sabha. So this is incorrect. Third statement is the committee meetings are independent of the parliamentary calendar. Now this statement is correct. Basically क्या है कि there is a provision कि जो committee जो भी meeting होगी, ठीक है, so the meeting will be happen from time to time. So there is no bounding कि basically जो meeting होगी वो calendar year के according होगी. टोटल अगर बात किया जाए तो पार्लियामेंट में सिर्फ 100 सिटिंग्स होती हैं इन अ ईयर. ओके, एंड द मीटिंग ऑफ द कमेटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्लियामेंट्री कैलेंडर. सो फ्रॉम हियर option 1 and 3 is correct, so the B will be the correct option. Now moving forward, consider the following statement regarding the phosphorus and phosphorus cycle. So as we know that कि हमारा जो environment है, in our environment there are many cycles. Just like that we have the nitrogen cycle, we have the carbon cycle, we have the phosphorus cycle. So there are lot more cycles there. On that regarding, we have the question here. Okay, now phosphorus cycle is largely atmospheric and easily dissolved in the water from the air. So this statement is incorrect because the phosphorus cycle is not largely atmospheric but rather it is terrestrial. Okay, terrestrial. Okay, means the amount of the phosphorus found is not largely in the atmosphere but it is in the terrestrial form or in the land form, and it is
Yeah, this is correct, that it is easily dissolved in the water from the air. Okay, now, and the phosphorus is usually found in the form of phosphate. Okay, it is usually found in the form of phosphate. Okay, so this you should know, it is usually found in the form of phosphate. The next statement is that the phosphorus occurs as a mineral in the phosphate rocks and entered in the phosphorus cycle from the erosion and the mining activity. This statement is also correct कि दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज जो भी फॉस्फोरस है वो जो अकर होता है इट इज़ मोस्टली अकर इन दी मिनरल फॉर्म. Okay, mineral phosphate form, and it enters into the phosphorus cycle from the erosion of the mining activity. तो जो भी mining activity होती है from there it enters into the phosphorus cycle. The third statement is the phosphorus is responsible for the excessive growth of the rooted and the free floating microscopes plants in the water bodies. Now this is also correct. बिकॉज ऑफ द फॉस्फोरस क्या होता है, जो फ्री फ्लोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है इन दी वाटर बॉडीज इंक्रीज्ड. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द टर्म eutrophication. Eutrophication. Now what happened in the eutrophication? If there is a water and due to the process of eutrophication the water turns green. Okay, the water turns green because of the presence of the algal bloom. Okay, and this happened just because of the excess amount of the phosphorus. And because of this presence of the algal bloom क्या होता है कि जो ऑक्सीजन the contact the organism inside this water got disconnected from the oxygen of the atmosphere, and because of that they are not in proper circulation of their functioning. तो वो अपनी फंक्शनिंग को परफॉर्म नहीं कर पाते बिकॉज दे गॉट डिसकनेक्टेड फ्रॉम दी एटमॉस्फेरिक ऑर्गेनाइजेशन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. तो बेसिकली जो यूट्रोफिकेशन है इट इज़ अ बैड फॉर दी ऑर्गेनिज्म वट एवर लिविंग इन साइड दी वाटर. ठीक है, सो फ्रॉम हेयर 2 pairs आर करेक्ट, सो ओनली 2 pairs आर करेक्ट. मूविंग फॉरवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर एज द इकोसिस्टम सर्विस. इकोसिस्टम की सर्विस कौन कौन सी है? द फर्स्ट वन इज द इरोजन एंड द फ्लड कंट्रोल. यस, दिस इज द सिस्टम, दिस इज द इकोसिस्टम सर्विस. इकोसिस्टम सर्विस मतलब जो सर्विसेज हमें इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, इट इज़ द इकोसिस्टम सर्विस. द नेक्स्ट इज द बिल्डिंग ऑफ द नॉलेज एंड स्प्रेडिंग ऑफ द आइडियाज. यस, creation of the soils, yes, and water purification, these all are the ecosystem service. So 1 2 3 and 4. Moving forward, now which of the following is the diversity? नाउ अब देखो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट आया है, 2 टर्म है यहाँ पे, एक है अल्फा डाइवर्सिटी और बीटा डाइवर्सिटी. देखिए 3 तरह की डाइवर्सिटी होती हैं. पहला होती है अल्फा, बीटा और गामा. ये 3 तरह की डाइवर्सिटी है. अल्फा का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो डाइवर्सिटी होगी वो विद इन ए स्पीसीज होगी. ओके, विद इन स्पीशीज़ अगर डाइवर्सिटी है तो डेट इज़ दी अल्फा डाइवर्सिटी. बीटा डाइवर्सिटी मतलब कि 2 स्पीसीज़ या 2 सिस्टम्स के बीच में अगर डाइवर्सिटी हो रही है, जैसे लैंड और वाटर, तो दैट इज़ द बीटा डाइवर्सिटी. बट इफ़ द डाइवर्सिटी हैपन ऑल अराउंड, अगर हम पूरा ओवरऑल पूरे इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी की बात करें, सो दैट इज़ दी गामा डाइवर्सिटी. अब यहाँ स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? अल्फा डाइवर्सिटी इज द डाइवर्सिटी विद इन इकोसिस्टम which generally described as the number of the species. Yeah, this is correct कि अगर within the species अगर कोई diversity है, so that diversity will be considered as the alpha diversity. Okay, and the beta diversity is the geographically diversity with it, which refers to the total diversity of a region. No, this is incorrect. As I told you, if we are talking about the total diversity, so total diversity means the gamma diversity. Okay, but in case of the beta, we talk about the diversity between the 2 ecosystems. Okay, in case of the beta diversity, we talk about the diversity of the 2 ecosystems. So basically the definition written here, it is not of the beta diversity, rather than it is of the gamma diversity. Okay, so from here the statement 2 is incorrect, so A will be the answer. Now moving forward, the statement is due to the improper indiscriminate disposal of the old and used computer or their part, which of the following majorly related to the environment as the e-waste. यानी कि कौन कौन सी जो चीज़ें होंगी वो ई वेस्ट कॉज करेंगी.
ठीक है। वैसे ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है इन योर प्रीलिम्स तो हम क्या करते हैं मोस्टली केसेस में कहीं ना कहीं, जैसे कोई कहीं अगर बोल दिया जाए कि कहीं से कोई गैस निकल रही है, कुछ ऐसा निकल रहा है, तो उस मोस्टली केसेस में हम क्या करते हैं, जो सारे के सारे जो ऑप्शन होते हैं उनको मार्क कर देते हैं ऑल ऑफ द अबव। बट यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो एक ये यहाँ पर लिखा हुआ है टर्म, दैट इज दी हेप्टाक्लोर। ठीक, नाउ व्हाट इज द हेप्टाक्लोर? ये क्या है? बेसिकली इट इज़ अ इंसेक्टिसाइड। ठीक है। अब आप ही गौर करो कि क्या ई वेस्ट अगर कहीं कोई है तो वहाँ से कोई इंसेक्टिसाइड निकलेगा क्या? नहीं, वहाँ से तो नहीं निकलेगा। मोस्टली वो तो फील्ड से, या फिर कोई एग्रीकल्चर क्रॉप है या कहीं पर एग्रीकल्चर की बात हो रही तो वहाँ से निकलेगा, तो ये ऑप्शन में नहीं रहेगा। फिर अगर बात किया जाए प्लूटोनियम की, सो इट इज़ अ रेडियो एक्टिव मटेरियल। अब रेडियो एक्टिव मटेरियल तो नहीं होगा ई वेस्ट में, तो ये जो दोनों ऑप्शन होंगे वो हट जाएंगे। तो यहाँ से देखा जाए अगर ये दोनों हट गए तो टोटल कितने सही हो जाएंगे? फिर टोटल 5 सही हो जाएंगे, क्योंकि 2 हट गए, टोटल जो थे वो 7 थे। तो यहाँ से बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द सोर्स ऑफ द persistent organic pollutant? ओके, persistent organic pollutant। ना persistent organic pollutant क्या होता है कि वो pollutant जो हमेशा रहें अपनी पूरी साइकिल में, वो कहीं जाते नहीं हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? persistent organic pollutant। ओके, क्या कहते हैं उसको हम लोग? persistent organic pollutant। ठीक, ओके, सो persistent organic pollutant पहले लिखा हुआ है एलिवेट द टेम्परेचर एंड कंबशन प्रोसेस। ओके, सो दिस इज़ करेक्ट कि कोई भी अगर एलिवेटेड टेम्परेचर है और कंबशन की प्रोसेस हो रही है तो वहाँ से क्या होगा? वहाँ से परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट डेफिनेटली रिलीज होगा। और नेक्स्ट इज़ द इम्प्रॉपर यूज़ और द डिस्पोजल ऑफ द एग्रोकेमिकल्स, तो वहाँ से भी क्या होगा? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट रिलीज होगा। एंड थर्ड इज़ द अनवांटेड बाई प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, तो वहाँ से भी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट रिमूव होगा। तो ये सारे जो चीज़ें हैं यहाँ से क्या होगा? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट क्या होगा? वो रिलीज होगा या रिमूव होगा। तो ये जो सारे जो सी स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बात किया जाए ILO के बारे में बात किया जाए। देखिए कल मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए थे, यानी कि जो आज सुबह मैंने बेसिकली जो न्यूज़ कराई है तो उसमें मैंने बताया था, उसमें बात किया गया था मैंने ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के बारे में। तो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है, ठीक है, तो उसके बारे में ये न्यूज़ है। प्लस स्टेटमेंट है कि ILO इसको रिलीज़ करता है और ये हाईलाइट करती है ग्लोबल नेचर एंड द स्कोप ऑफ द मॉडर्न स्लेवरी रिस्क इन द सप्लाई चेन। नाउ दिस स्टेटमेंट इज पार्शली करेक्ट बिकॉज द डेफिनेटली जो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स है इट मेजर्स द ग्लोबल नेचर ऑफ द scope of the modern slavery and the risk of in the supply chain, but it is not released by the ILO, but rather than it is released by the Free Foundations Education। तो ये बेसिकली एक एजुकेशन का नाम है, क्या है? वॉक फ्री फाउंडेशन। तो वॉक फ्री फाउंडेशन एजुकेशन के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, हेंस द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट लिखा हुआ है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 9 एम एट फोस्टरिंग द सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर ऑल द वर्कर्स irrespective of their backgrounds and the race and gender। Now this statement is also incorrect because this aim is not of the goal 9 SDG but it is the SDG 8। SDG 8 बात करता है डिसेंट वर्क के बारे में, डिसेंट वर्क प्लेस के बारे में, और यहाँ पर भी किसके बारे में बात किया है? वर्कर्स के बारे में बात किया गया है, उनके इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में क्या बात किया गया है। सो इट इज़ नॉट दी SDG 9 बट इट इज़ SDG 8। SDG 9 क्या कहता है? SDG 9 बात करता है कि जो भी इंडस्ट्री है और इनोवेशन है, ठीक है, और तो उसके बारे में ये बात करता है, इंडस्ट्री और इनोवेशन के बारे में। आपको पूरा जो SDG है, SDG जो भी है 1 से 17 आपको वो पूरे पता होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट के बारे में। ऑल्दो द स्लेवरी इज़ नॉट expressly mentioned under the article 23 but it is included within the meaning of the traffic in the human beings। now this statement is correct कि जो स्लेवरी है उसको आर्टिकल 23 में मेंशन स्पेशली नहीं किया गया है, बट इट इज़ mentioned within the scope of the traffic in the human beings। we know that according to the constitutional provisions we have two articles, that is article 23 and article 24। what article 23 said? It is said the prohibition of the employment of the employment in any type of slavery। ठीक,
नेक्स्ट इज आर्टिकल 24 क्या कहता है, द प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन इन एनी टाइप ऑफ हैजार्डियस फैक्ट्री एंड द एज ऑफ द चिल्ड्रेन शुड बी 8, एज ऑफ द चिल्ड्रेन कैन नॉट बी बिलो 14। तो अगर कोई भी बच्चा जो है वो 14 साल से कम है, सो इट इज़ strictly prohibited to employ that particular children who is below the 14 in any sort of hazardous industries. So this is said by the article 24. So basically what is said that the meaning of the slavery or trafficking is not basically mentioned in the article 23, the definition of it, but it is explained in detail in the Human Trafficking Act, and Parliament basically passed a law that is known as the suppression of immoral traffic in women and girls act of 1956. So basically the parliament has imposed this act or passed this act in the light of the or under the article 23. तो article 23 के लिए के अंतर्गत इसको पास किया गया था टू robust the mechanism of the prohibition of the exploitation. ठीक है, सो यहाँ से देखा जाए तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ बेसिकली 2 स्टेटमेंट गलत हो गए, एक सही है, तो ओनली 1 पेयर इज करेक्ट। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, हमने कल इसके बारे में पढ़ा था DSR। DSR क्या है, बेसिकली डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ राइस। तो मैंने बताया था कल कि जो राइस कल्टिवेशन होते हैं, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ राइस कल्टिवेशन, द फर्स्ट वन इज द ट्रेडिशनल मेथड एंड द सेकंड वन इज द डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ द राइस। इन ट्रेडिशनल मेथड हम क्या करते हैं, एज यू नो कि पहले बहुत सारा पानी भरते हैं वहाँ पर एंड देन वी प्लांट द ट्रीज, प्लांट द जो सीडलिंग है उसको प्लांट करते हैं, एंड देयर वी नीड देयर वी हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ द नर्सरी, देयर वी नीड सो मच ऑफ लेबर, सो मच ऑफ वाटर, बट कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं वेयर जो वाटर की स्कार्सिटी है, ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि फॉर दी राइस इज़ अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, ओके, एंड इफ़ वी आर एक्सपोर्टिंग द राइस वी आर एक्सपोर्टिंग द इनविजिबल वाटर, दैट आई ऑल्सो टोल्ड यू। सो दिस इज़ द डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ द राइस, ठीक है, एंड दिस इज़ द मॉडर्न मैथड, ओके। सो इसके बारे में बोला गया है कि इट इज़ अ मैथड ऑफ द राइस कल्टिवेशन वेयर द सीड्स आर सोन डायरेक्टली into the field without the transplanting the seedling. This is the correct कि इसको डायरेक्टली सो करते हैं सीड में, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, somehow it helps in the sequestration of the carbon dioxide, because if you are not plowing the seed, if you are not plowing the land, so जो भी वो बेसिकली जो लैंड होगा वो प्लो नहीं कर रहे हो, तो जो भी कार्बन नीचे जमा हुआ है it will be there, okay, it will not come out in the atmosphere, so somehow it helps in the sequestration of the CO2 too, okay. Next is the direct seedling rice reduce the water requirement, as I told you, okay, as I told you कि basically जो traditional method है, in that method we use lot of water, okay, so that's why the rice is water intensive crop, but in the direct seedling method there's a less requirement of the water. Basically the water is only required at the initial stage of the planting of the seed, okay, only initial state, and with the only initial state, but very less amount, comparable to the traditional rice cultivation method. So this statement is also correct. The third statement is direct seedling of the rice is not suitable for the area with the high weed pressure. So now this is basically incorrect कि जो भी हाई वीड प्रेशर एरिया है वहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, वी कुड ईजिली यूज द डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ द राइस, ओके। नाउ but the thing is कि in that case if the number of weed if the weed is so much there, what we will use the insecticide, pesticide, तो इन सब का हम क्या करेंगे, इन सब का हम यूज़ करेंगे, okay, so we'll use the insecticide and pesticide, all these things we will use, ठीक है, to control the weed there, okay, तो जो भी मैकेनिकल वीड्स है या पेस्टिसाइड्स है उसका यूज़ करेंगे। so what will use, we will use the mechanical weed control, okay, ठीक। so this statement is incorrect. The fourth statement is direct seedling rice leads to lower yield comparable to the transplanting seed or the traditional method, and this statement is also incorrect because it is you cannot just definitely with surely say this thing कि जो yield होगी with the direct seedling of the rice will be low, okay, it could be high, ओके। देखो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए
मोस्टली जब भी क्या होता है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी होती है तो मोस्टली केस में उससे जो ईल्ड होगी, उससे जो प्रोडक्टिविटी होगी, वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। ठीक है, सो दीज टू स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा क्या, ए, द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द क्वेश्चन इज ऑन द genetically modified food. Now I told you the difference between the BT and GM. BT क्या होता है, BT इज मोस्टली द पेस्ट रेजिस्टेंट, ओके, बट जेम में क्या है, हम लोग डीएनए में उसके चेंज कर रहे हैं, तो ये बेसिकली पेस्ट रेजिस्टेंट भी होगा, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट भी होगा, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट भी होगा, सारी तरह से वो क्या करेगा, हेल्प करेगा, और ये क्या करेगा, इट विल हेल्प इन दी इन दी मोर प्रोडक्शन ऑफ द फूड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है कि द जीएम फूड इज क्रिएटेड बाय अल्टरिंग द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द प्लांट और द एनिमल। या दिस इज करेक्ट, क्योंकि जीएन जो भी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन फूड है उसमें क्या कर रहे हैं, हम उसके डीएनए में चेंज कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज द जीएम फूड इज एक्सटेंसिवली टेस्टेड फॉर द सेफ्टी बिफोर इट इज़ अप्रूव्ड फॉर द कॉमर्शियल यूज़। या दिस इज करेक्ट कि जैसे अभी राइट नाउ वी हैव गिवन और वी आर इन दी process of the approval of the GM mustard, ओके, और वी कॉल इट धारा। ठीक है, तो धारा मस्टर्ड के अप्रूवल के में बेसिकली काम चल रहा है। तो कभी भी कोई भी नई चीज़ आती है तो क्या होगा, उसके अप्रूवल पहले प्रॉपर अप्रूवल होगा, क्योंकि बिकॉज दिस कुड हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन दी ह्यूमन हेल्थ, टोटल एनवायरनमेंट एंड दी बायोडाइवर्सिटी, ओके, एंड दिस कुड लीड टू द लॉस ऑफ द biodiversity. The third statement is that GM food is banned in all the countries due to the health concerns. Now this is incorrect. Even the India is in the process to adopt the GM food. So how all the countries could just ban this thing? Okay, so this is incorrect. The fourth statement is the GM food can help increase the crop yield and enhance the nutritional content. Yeah, this is correct. जो भी crop yield होगी, that crop yield will be more. Crop yield will be more with the GM crop, and the nutritional content will also be increased. So the fourth statement is correct. Then GM food has no impact on the environment. As I told you, this is incorrect because it is genetically modified. So this could also lead some sort of impact on the environment. Now what is the danger? Danger क्या है कि जो भी पेस्ट होगा, मे बी जो पेस्ट है वो क्या हो जाएगा, पेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाएगा, दोबारा उसमें जो पेस्ट है वो असर ही ना करे। ठीक है, तो इस तरह के देयर लॉट ऑफ प्रॉब्लम दैट कुड कम इन फ्रंट ऑफ अस ड्यूरिंग दी टेस्टिंग ऑफ दी और ड्यूरिंग दी ग्रोन ऑफ दी GM फूड। द सिक्स्थ वन इज द GM फूड इज लेबल्ड एज सच और इन ऑल द कंट्री, यानी कि जो GM फूड है उनको सारी कंट्री में लेबल कर दिया गया है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो अगर वो GM से बना हुआ है, GM फूड है, तो उसमें लिखा हुआ क्या GM फूड होगा। तो ऐसा क्या सारी कंट्री ने किया है? नहीं, ऐसा कोई सारी कंट्री ने नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप देखोगे कि जो बेसिकली दैट आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द और विद द प्रोसेस ऑफ द genetically modification, but it is not mentioned or it is not labeled on their pouch. So basically this is incorrect. So from here we have 3 statement incorrect and 3 correct. So क्या हो जाएगा, 3 will be the answer because total 6 statement थे, 3 correct है. Now moving forward, the question is, which of the following statement reflects the ethical consideration regarding the potential impact of the genetically modified crops on the small scale farmer in the developing country? जो developing country के small scale farmers हैं उन पे क्या impact होगा of the genetically modification of the crop? The first statement is that GM crop have the potential to improve the livelihood of the small scale farmers by increasing the crop yield and reducing the susceptibility of the pest. ये तो अच्छी बात है। इसमें पूछा गया है क्या कि कौन कौन सा ethical consideration है, यानी कि प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जो इम्पैक्ट करेगा, तो बेसिकली ये तो अच्छी चीज़ है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट इज स्मॉल स्केल फार्मर्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज शुड हैव द फ्रीडम टू चूज वेदर or not to adopt the GM food crop without the external influence. Okay. Next is introduction of the GM crop could lead to the dependency of the small scale farmers on the multinational corporation that control the GM seed market. Now this is the correct statement because it is a new technology. So new technology will only available to the high players or the
द बिग प्लेयर्स, तो जो भी MNCs होंगी, जो कॉरपोरेशंस होंगी, दे हैव द राइट टू कंट्रोल ऑल दीज GM प्रोडक्ट related copyright or patent. So because of that, the farmers will depend on the large scale corporations. So this could lead to the dependency, some sort of dependency that is not good. So this is a ethical concern also, and this will be the impact of the GM modification. So from here, the fourth का C will be the correct option. Now moving forward, which of the following statements best describe the ethical dilemma associated with the genetically modified food? Okay, ethical dilemma क्या है genetically modified food के regarding? The GM food has the potential to address the global hunger by increasing the crop yield, but it may have the unintentional long-term consequences for the human health and environment. Now this is the correct option. Why? Because as I told you, definitely this is the new technology, this is the genetically modification, so it will increase the yield of the crop, but on the same time there is a concern that it could have the repercussions regarding the human health and environment. So it could have the repercussions, or it could have the bad consequences regarding the human health and the environment. This is the big dilemma, this is the big issue that we are facing right now. Moving forward, a government is facing insurgency from a group rebel who are fighting for the independence. Okay, now the government has a number of the options for how to respond, including, ठीक है भाई, तो गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है, उनको न्यूट्रलाइज करने में या उनको रिमूव करने में, ठीक है। उस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बिकॉज वो इथिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले लिखा है ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स मेड इन द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर मस्ट बी क्लियरली स्टेटेड टू बी मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया और द गवर्नर ऑफ द स्टेट। दिस इज़ करेक्ट। देखिए, कोई भी आर्टिकल जो 2299 है, इसमें बताया गया है कि जो भी बेसिकली जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे या जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे, ठीक है, वो सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस सेंटर में लिए जाएंगे ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट और स्टेट में लिए जाएंगे ऑन द नेम ऑफ द गवर्नर। ओके, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नीदर द प्रेसिडेंट नॉर द गवर्नर शैल बी पर्सनली लायबल फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट or the assurance made or the executed in accordance with the 299. This is also correct। कोई भी जो प्रेसिडेंट है और गवर्नर है वो एग्जीक्यूटिव एक्शन अपने जो भी ले रहा है उसके लिए लाइबल नहीं होता है, या इवन अगर उसने अपनी अथॉरिटी किसी को डेलीगेट की है तो वो भी लाइबल नहीं होता है। तो दिस यू शुड नो फ्रॉम हियर। नेक्स्ट, आर्टिकल 299 डज नॉट ग्रांट्स द गवर्नमेंट इम्यूनिटी फ्रॉम द application of the statutory laws when the entering into the contract. This you should know कि ये सुप्रीम कोर्ट की मैंडेटिंग थी, सुप्रीम कोर्ट का इसे स्टैंस था कि if the government is taking any stance or government is operating or handling any executive order in the name of the president, so the government is not totally immune from any penal action under the article 299. ठीक है, so government could be penalized or it could be reprimanded for its actions. Okay, so basically the article 299 does not give the complete immunity to the government regarding any executive action or the power performed in the name of the president. So the third statement is also the correct one. So from here all the statements is correct. Now question number 8, this is very important, the evergreening of the loan. What is the meaning of evergreening of the loan? Evergreening of the loan का मतलब क्या होता है, देखो इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, बेसिकली क्या है कि जैसे यहाँ पर एक बैंक है, ठीक है, नाउ दिस बैंक हैज़ गिवन द लोन टू अ पर्सन। नाउ लेट्स से दिस बैंक गिवन दी 100 crores लोन्स टू दिस मैन। नाउ मे बी हो सकता है कि दिस मैन इज़ नॉट एबल टू repay दिस लोन। नाउ इफ़ लेट्स से आफ्टर 90 days the man is not able to repay the loan, so this loan or the amount of this loan become the NPA of the bank. Okay, now since the bank has some sort of the provisioning, वो कुछ provisioning रखते हैं, and if any sort of this activity happened, अगर कुछ ऐसा incident होता है, so they have to pay the amount from this
रिजर्व ऑफ द प्रोविजनिंग, क्योंकि अगर एनपीए बढ़ गया उनका तो क्या हो जाएगी, उनको ये अमाउंट प्रोविजनिंग से पे करना पड़ेगा और अपनी बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा कि वी हैव द डेफिसिट, हमारे पास एनपीए क्रिएट हो गया है हमारा। तो उसके बाद अगर क्या है, बैंक क्या करते हैं, लेट से ये आदमी अगेन सेम पर्सन को अगेन बैंक क्या कर देते हैं, लोन दे देते हैं। लेट से 5 करोड़ का लोन दे दिया, 5 CR। नाउ विद दिस लोन दिस मैन गोइंग टू रीपे द फर्स्ट लोन। सो फर्स्ट लोन को रीपे करने के लिए द मैन हैज़ टेकन द अनदर लोन, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड दी एवरग्रीनिंग लोन्स, यानी कि जो बैंक है वो लोन दिए जा रहे हैं, ठीक है, और उनको पता है कि ये जो लोन दोबारा दिया गया है उसी से फर्स्ट पेमेंट हो रही है, पर इवन दो दे आर गिविंग द लोन्स। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जो बैंक की जो प्रोविजनिंग है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है, उनको अपनी प्रोविजनिंग की लिमिट बढ़ानी नहीं पड़ेगी, सो दैट वो जो और लोन है उसको और लेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से अब आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे एवरग्रीनिंग का। इसी तरह का एक क्वेश्चन आया था, द क्वेश्चन वॉज ग्रीन वॉशिंग, ठीक है। तो आप बताएगा ये PYQ है, ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इट रिफर्स टू दी प्रोवाइडिंग द लोन्स टू द इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिजनेस, ठीक है, ओके, दिस इज द लोन टू दी, ओके जस्ट अ मिनट, दिस इज द लोन प्रोवाइडेड टू दी, इसके ऑप्शंस कहाँ पे हैं, ओके, आई थिंक इसके ऑप्शंस नीचे होंगे, जस्ट अ मिनट लेट मी चेक, नहीं है इसके ऑप्शंस, कोई बात नहीं। What is the concept of the evergreening loan by the bank? It is potential. It is refers to the providing the loans to the environment friendly business. नहीं, ऐसा तो कोई कहीं पर नहीं लिखा है कि environment friendly business के लिए है, ठीक है। Next is it involves the extending the loans repayment terms to the borrowers in the time of the economic crisis. Okay, so this statement is correct, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ओके, ये हिंट दिया गया है कि आपको यहाँ पे पता करना है कि कौन सा पेड़ है, ठीक है। तो बेसिकली आप बताओगे, तो बेसिकली अगर इसकी बात किया जाए कि कौन सा पेड़ है, दिस इज़ बबूल। बबूल के बारे में कल मैंने बात भी की थी आपसे, तो आपको शायद याद भी होगा, ठीक है। सो दिस इज़ बबूल, ओके। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।